बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में बेटा दो कंसेप्ट मैंने समझाया था कि अगर क्या हो जाए कि जब क्रोमैटिड बेटा सेपरेट ना हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एनियोप्लॉइडी। अगर साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस बेटा ना हो तो पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी मोस्टली बेटा किसमें है? प्लांट्स में। और एनियोप्लॉइडी किसमें है? एनिमल्स में। अब एनियोप्लॉइडी का मतलब क्या? किसमें चेंज होगा? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर बेटा नंबर में चेंज होगा तो समझो एनियोप्लॉइडी, अगर सेट में चेंज होगा तो पॉलीप्लॉइडी। एकदम क्लियर कंसेप्ट है ये। कल डाउन सिंड्रोम बेटा देखा था। डाउन सिंड्रोम किसका ट्राइसोमी था? 21 क्रोमोसोम का। मतलब बेटा 21वें क्रोमोसोम पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया था, यही ना? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाने के कारण वो क्या हो गया? ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब बेटा है कि उसके डिप्लॉइड सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ गया। उसका सिम्टम बेटा, बेसिक सिम्टम क्या था? उसके लक्षण क्या थे? तो सीधी सी बात है बेटा कि बहुत से ढेर से लक्षण है। बॉडी फिजिकली बेटा छोटा होगा, ठीक है ना? साइको है, साइकोमोटर है, या बेटा मेंटल रिटार्डेशन है, फिजिकल रिटार्डेशन है। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो माउथ है बेटा पार्शली ओपन रहता है, टंग फरोज रहता है, पाम क्रीज रहता है, पाम ब्रॉड रहता है, हेड स्मॉल रहता है। ये सब चीजें बेटा हम लोगों ने किसमें देखा था? डाउन सिंड्रोम में। आज बेटा हम लोग ये देखते हैं कि जो सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर है उसको देखेंगे। जो हमारा, फिर से सुनो, डाउन सिंड्रोम था वो ऑटोसोमल रिलेटेड डिसऑर्डर था बेटा। डाउन सिंड्रोम किस पे था? ऑटोसोम। क्यों? क्योंकि बेटा 21 था। 21 क्या है? ऑटोसोम है। तो अभी जो पढ़ने जा रहे हो बेटा वो सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। क्या पढ़ने जा रहे हो? सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। बेटा होर्डिंग पन्ना पढ़ लो एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी ओपन कर लो। एनसीईआरटी बेटा ओपन कर लो तो आपको एकदम लास्ट वाला हेडिंग होगी बेटा, सेक्स। लास्ट की हेडिंग होगी क्रोमोसोम डिसऑर्डर। सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर में बेटा आपको कितने पढ़ने बच्चा? 2। ये ऐसा हेडिंग करके बनाया नहीं होगा। हेडिंग बेटा लास्ट वाला पेज खोल लो बस तुम। हाँ बस लास्ट पेज खोल लो। इस टाइप की हेडिंग नहीं है, बट आप इसको देखो ऐसे लिखा होगा। एक बेटा लिखा होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और सेकंड बेटा दिया होगा टर्नर्स सिंड्रोम। ये दो बेटा हेडिंग आपको पढ़ने हैं। तो पहले मैं इन दोनों के बारे में एक बार एक्सप्लेन कर दूं बेटा, फिर आप समझ इसको लिखिएगा। देखो कैसे। ये ट्राइसोमी का एग्जांपल है। पहले इसका बेटा जीनोटाइप लिखो। जीनोटाइप का मतलब कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियोटाइप का मतलब कि जैसे ये 44A प्लस बेटा क्या? XX Y। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 47। तो बेटा क्या बढ़ रहा है? क्या बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है? सेक्स क्रोमोसोम में कौन सा बढ़ा दिखाई दे रहा है? एक्स बढ़ा हुआ है। तो अब हमें कैसे पता चला कि एक्स बढ़ा है या वाई बढ़ा है? अभी हम मान लेते हैं बेटा कि दो में से कोई एक बढ़ा है। टर्नर सिंड्रोम 44A प्लस बेटा X0 है या X0 है। इसका मतलब कि इसमें एक क्रोमोसोम नहीं है, यही ना? तो बेटा कौन सा क्रोमोसोम नहीं हो सकता? एक्स नहीं हो सकता, वाई नहीं हो सकता। अब बेसिकली अपने को बेटा ये बताना है कि देखो ये जो होते हैं ये मेल होते हैं। ये कैसा है? मेल। ये कैसी है? फीमेल। ठीक। फिर से बेटा ध्यान से सुनो। किसी मेल में एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया, सोचना बेटा। किसी मेल में, मेल के सारे करेक्टर तो अपने रहेंगे ही रहेंगे। मेल के कौन से करेक्टर है बेटा? मस्कुलाइन करेक्टर है। मेल के अपने करेक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आया कि नहीं आया? इसका मतलब कि मेल में फीमेल के करेक्टर आएंगे। अब ऐसा कौन सा करेक्टर है बेटा मेल में फीमेल का करेक्टर आ जाएगा? सुपर मेल हो जाएगा।
तो बेटा एक्स बढ़ेगा तो फीमेल होगी ना, सुपर फीमेल होनी चाहिए ना। तो आप सोचो पहले, इसका मतलब है कि देखिए, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं क्योंकि आप लोग बेटा शायद नहीं सीखे हैं। एक्स एक्स किस में होता है? ये फीमेल में। एक्स वाई बेटा किस में होता है? मेल में। इसका मतलब कि जो जीन, जितने जीन, जो नहीं, जितने जीन, कई बार बेटा रिपीट करता हूं फिर रिपीट कर रहा हूं, जितने जीन फीमेल में हैं वो सब मेल में भी होंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि बेटा एक्स क्रोमोसोम पर मान लो कि ये एक पहला वाला क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, लेकिन पहला और पहला बेटा ये क्या होते हैं? सेट में होते हैं। तो जो जीन यहां होगा वही जीन यहां होगा। और ये देखो, ये एक्स है बेटा, ये किसका? और ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा ये वाई क्रोमोसोम है। ठीक, तो जो जीन फीमेल में है वो मेल में है ही है, लेकिन जो मेल में है वो जीन फीमेल में नहीं होगा। यही ना बेटा? कैसे? अरे सोचो, ये एक्स है, एक्स है मान लेते हैं, तो ये एक्स एक्स बेटा जो जीन यहां है वही जीन यहां है, इसका मतलब वही जीन तो यहां भी होगा। जो जीन वहां है यहां है वही यहां होगा, ये यहां होगा। मतलब कि नंबर ऑफ जीन लगभग बेटा किस में ज्यादा होंगे? मेल में ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो वाई में है वो एक्स में नहीं है ना बेटा। क्या है? नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हम इस डिसऑर्डर इसको देखें तो हमारे पास एक बेटा एक्स्ट्रा एक्स आ गया है, एक एक्स्ट्रा एक्स का करेक्टर आएगा। अब एक्स का करेक्टर बेटा क्या होता है? जैसे मेल में, किसी मेल में मेमोरी ग्लैंड या ब्रेस्ट डेवलप हो जाए। समझ आई बात बेटा? मेल में क्या डेवलप हो जाए? ब्रेस्ट डेवलप हो जाए। अब क्यों, किसके कारण हो रहा है? ये एक्स के कारण। कौन सा एक्स है? एक्स्ट्रा एक्स है। इस कंडीशन को अपन लोग बोलते हैं गायनेकोमैस्टिया। क्या? गायनी मतलब किससे रिलेटेड है? फीमेल से। गायनेकोमैस्टिया, मेल में फीमेल का करेक्टर बेटा डेवलप हो जाए। तो जब मेल में फीमेल का करेक्टर आ जाएगा तो इसको हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहेंगे। क्लियर बेटा? जी यहां पर बताना, अगर ये एक्स और एक्स होती या होता, तो पहली बात बेटा होती ही बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल फीमेल होती, यहां पर एक्स नहीं है। अगर बेटा एक्स नहीं है इसका मतलब कि एक्स का करेक्टर पूरी तरह डेवलप नहीं होगा। अब एक्स का करेक्टर बेटा कौन सा होगा? जैसे ओरी का डेवलपमेंट है, यूट्रस का डेवलपमेंट है, या सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है। तो जो करेक्टर बेटा होना चाहिए नॉर्मल फीमेल में वो करेक्टर इसमें डेवलप नहीं होगा, या बेटा अंडर डेवलप होगा, या रूडिमेंट्री होगा। रूडिमेंट्री मतलब बेटा वेस्टिजियल होगा, लेस डेवलप होगा। क्लियर? तो सबसे पहला काम आपको बेटा मैं एक इसमें टेबल बना के लिखाता हूं। इसको मैं एक टेबल से बेटा समझाता हूं, क्योंकि एक ही बार में समझा देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एक ही बार में बेटा दोनों क्लियर कर दे रहे हैं, बहुत क्लियर कंसेप्ट आएगा। देखो, एक तो हम लोगों ने ये लिया कौन से करेक्टर्स को बेटा डिफाइन कर रहे हैं या कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, और दूसरा बेटा ये टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर है। चलो, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड बेटा दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम बताओ। पहला पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियोटाइप का मतलब जो बेटा आपने लिखा था अभी, क्या क्या कैरियोटाइप होगा बोलो भैया? तो 44A प्लस एक्स एक्स बेटा वाई, ये इसको कैरियोटाइप बोलते हैं ना। कैरियो मतलब बेटा न्यूक्लियस होता है, टाइप का मतलब उसमें क्रोमोसोम के अंदर जो बेटा होगा अरेंजमेंट उसको बताया जाता है, उसको कैरियोटाइप बोलेंगे। यहां पर कैरियोटाइप क्या लिखे बच्चा बोलो? 44A प्लस x0, ये हो गया पहला पॉइंट। ठीक, एक साथ बेटा दोनों पढ़ा रहे हैं और ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। अब आगे देखो, सेकेंड पॉइंट बेटा आता है कि इनमें इसका
सेक्स क्या होगा, सेक्स मतलब बेटा मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसमें ये बेटा ये मेल होगा, या सेक्स के साथ बेटा ये स्टेराइल होगा। मेल कैसा होगा, स्टेराइल। स्टेराइल क्या होता है भैया, अनफर्टाइल, जो फर्दर प्रोजेनी प्रोड्यूस ना कर सके, उसको स्टेराइल बोलेंगे। अब ये मेल है, ये बेटा ये क्या है, ये फीमेल है, तो फीमेल क्या हो जाएगी, ये फीमेल स्टेराइल। नॉर्मल होता तो बेटा इस सब फर्टाइल होते। एक चीज और कंसेप्ट जान लो, मैं पता नहीं समझाया था कि नहीं बताया था, लेकिन बहुत पहले बताया था, और आप लोग भी बेटा ये जानते रहो, चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, अगर क्रोमोसोम नंबर बेटा 8 हो गया, 8 समझते हो, 1 3 5 ऐसा समथिंग हो गया, अगर 8 नंबर में क्रोमोसोम है तो वो ऑर्गेनिज्म हमेशा और हमेशा बेटा स्टेराइल ही होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल। कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? हमने कहा बेटा अगर 8 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है किसी ऑर्गेनिज्म के पास, तो समझो वो ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, स्टेराइल होगा। ठीक, जैसे मान लो किसी पर्सन के अंदर बेटा, किसी पर्सन का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 13 क्रोमोसोम है, तो अब आप बताइए बेटा अगर 13 क्रोमोसोम है तो क्या होगा, स्टेराइल हो जाएगा, और वही 14 हो जाता तो फर्टाइल हो जाता। तो जब इवन नंबर होगा क्रोमोसोम का तो हमेशा और हमेशा बेटा वो क्या होगा, फर्टाइल होगा। फर्टाइल मतलब कि जो फर्दर प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सके, स्टेराइल मतलब की हो जाए। सही है बेटा, ये समझ में आ गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट, इसका नेचर। नेचर का मतलब बेटा ये ट्राइसोमी है या मोनोसोमी है, बोल बेटा। क्योंकि एक क्रोमोसोम यहां पर आप बढ़ा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, ये 2n में बेटा एक क्रोमोसोम बढ़ गया, मतलब इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ट्राई। जब बेटा एक क्रोमोसोम बढ़ता है तो देखो ये बुझ लो, जब एक क्रोमोसोम बढ़ता है बेटा इसको क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, यही ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, 2n-1 हो जाएगा बेटा। -1 क्यों लिखा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक गायब हो गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे, ये मोनोसोमी। तो अगर कभी भी बेटा ये पूछा जाए कि ट्राइसोमी के 2 एग्जांपल आप बताइए, एक ऑटोसोम का और एक सेक्स क्रोमोसोम का, तो क्या बताएं, डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम बेटा 21 का था और ये सेक्स क्रोमोसोम का था। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं ना अभी। अब आप यहां पर बेटा इसका सिम्टम देखेंगे, लक्षण, सिम्टम्स। चलो अब इसके क्या सिम्टम्स बेटा हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है। बताइए। अब इसका मतलब कि ये इसमें ओवरऑल बेटा मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा, होगा ना। तो आप ये बेटा लिख सकते हो, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा विथ फेमिनाइन डेवलपमेंट बेटा होगा, लाइक क्या बोलो, गायनेकोमास्टिया। बेटा ये बहुत जबरदस्त वर्ड है, ये जान लो। जैसे तुम्हें किसी का सिम्टम बेटा ना याद रहे, कोई डिजीज का सिम्टम ना याद रहे, जैसे मैंने कल कहा था बेटा मंगोलिज्म, केवल वो वर्ड कहीं लिखा रहा है, समझो कि डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ रहा है ना। ऐसे ही इसमें गायनेकोमास्टिया लिखा है, तो ये समझो किसके बारे में बोल रहा है, क्लाइनफेल्टर के बारे में बोल रहा है। गायनेकोमास्टिया मीन्स बेटा क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ क्या, ब्रेस्ट इन मेल। तो बेटा लिख लेंगे डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। ठीक है, तो किसी मेल में बेटा अगर, या मेल्स में क्या डेवलप हो जाए, ब्रेस्ट डेवलप हो जाए, तो वह कहलाएगा क्या, गायनेकोमास्टिया। और गायनेकोमास्टिया इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगर मुझे बताओ बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 47 हो जाएगा बेटा। कैसे, एक बढ़ गया, ट्राइसोमी मतलब बेटा एक क्रोमोसोम बढ़ा है। क्लियर, चलो अब यहां पर क्या होना है बच्चा, अब एक एक्स तो गायब हो चुका है,
तो एक्स के जितने करेक्टर होंगे वो सब बेटा अंडर डेवलप होंगे। अंडर डेवलप मतलब क्या, लेस डेवलप होंगे। तो रूडिमेंट्री डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है। तो बेटा रूडिमेंट्री मतलब होता है लेस डेवलप, तो मैं लिख दे रहा हूं रूडिमेंट्री या बेटा लेस डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज एंड अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बेटा क्या होता है बच्चा, जो पहले पार्टिसिपेट जो ना डायरेक्टली कर रहा हो। अच्छा ठीक, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब बेटा आप समझ लो, हाँ मतलब बेटा ऐसे कर सकते हैं प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेज आते हैं मेल और फीमेल में, बेटा प्यूबर्टी के बाद जो चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल डिफरेंस होता है, वो आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो आप ये 2 पॉइंट हो गया, और दोनों बेटा एनसीईआरटी की लाइन में देखो लिखा होगा, ये चीजें मैंने जो पढ़ाई है वो पूरा है उसमें लिखा होगा। एक साथ बेटा जब देखो, जब भी आपके यहां आएगा, मान लीजिए अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं बेटा, तो बोर्ड के एग्जाम में क्या आएगा, इनके बीच में डिफरेंस लिखने को आएगा, ठीक। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाना है तो कंपटीशन में कौन सा स्टेटमेंट बेटा सही है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैज 46 क्रोमोसोम, गलत है कि सही है, गलत है ना, तो बेटा कितने क्रोमोसोम होंगे, 47 हो जाएंगे। अगर बेटा पूछा जाए किस पे ये ट्राइसोमी शो कर रहा है, तो आप बोलोगे क्या, एक्स क्रोमोसोम पर या सेक्स क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी शो कर रहा है। व्हाट इज द कैरियोट, बेटा अगर मान लो कि ऐसे कंफ्यूजन, मतलब ऐसे क्वेश्चन बना दिया, मैचिंग का एक सवाल बना दिया, मैचिंग का एक सवाल बना दिया, कैसे बेटा बनाएगा, अभी आप देखेंगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे मान लो कि ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये टर्नर सिंड्रोम है, ये क्या बोलते हैं डाउन सिंड्रोम है। अब बेटा इधर देखो, ये मान लो 21 बेटा ये ट्राइसोमी है, ठीक ना। एक और होता है क्राइडुकैट, मान लो ये 5th, तो देखो ये 5th क्रोमोसोम पर है, ये बेटा मैचिंग कराना है, तो ये कैरियोटाइप लिख दिया गया। जैसे 44A प्लस बेटा क्या लिख दिया गया, XXY लिख दिया गया, 44A प्लस बेटा X नॉट लिख दिया गया। अब आप इसको मैच कराइए, तो मैच आसानी से करा सकते हैं, जब हमें कंसेप्ट क्लियर है बेटा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे क्लाइनफेल्टर का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, टर्नर का बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम का ये हो जाएगा, क्राइडुकैट का बेटा ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें 2-3 और सिंड्रोम होते हैं जिसको बेटा एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं और पडाउ सिंड्रोम बोलते हैं, तो ये सब बेटा आपके बुक में लिखा नहीं गया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो जो आपके बुक में लिखा गया था मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। तो अभी बेटा क्या कंप्लीट किया हम लोगों ने, सेक्स क्रोमोसोम के रिलेटेड या सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर थे वो हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब बेटा इसमें छोटा सा टॉपिक, पीछे बैक में जाइएगा, देखिएगा म्यूटेशन लिखा होगा, म्यूटेशन, हाँ बस बेटा वो छोटा सा टॉपिक है म्यूटेशन, क्योंकि अगले वाले चैप्टर में भी है, तो यहाँ नहीं भी पढ़ाते तब भी चल जाता, बट यहाँ हल्का सा बेटा उसको हिंट करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग बनाइए म्यूटेशन, ये बड़ा टॉपिक था, बट ये चैप्टर नंबर 6 में या 5 अब MBI वाले में लिखा हुआ है। जब आप जेनेटिक कोड पढ़ेंगे उसके बाद बेटा ये म्यूटेशन लिखा गया है। इसको लगाओ क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन लगाओ, तब तक लगाते रहो, लगाने सड़ जाएगा क्या। हो गया, डैमेज है, फाइल ही डैमेज है, हाँ? चलो आगे बेटा देखते हैं हम लोग यहाँ पर म्यूटेशन, क्या देखेंगे, म्यूटेशन। बताइए म्यूटेशन का मीनिंग क्या बेटा समझते हैं आप, कल ही पढ़ाया था, म्यूटेशन में हल्का सा बेटा हिंट किया था। बताइए क्या होता है म्यूटेशन का मीन्स, सडन चेंज। बेटा किस में चेंज होगा, कहाँ चेंज होगा, जीन में चेंज हो जाए, तो जब बेटा जीन में चेंज होगा तो इसका मतलब कि जीनोटाइप में चेंज होगा,
जब जीनोटाइप में चेंज होगा इसका मतलब वही फिनोटाइप में दिखाई देगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें एक लाइन बेटा ऐसे लिख सकते हैं कि म्यूटेशन मीन्स क्या हो जाना है, सडन चेंज इन, इसमें बेटा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म के बेटा जीनोटाइप में या फिनोटाइप में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, यही ना, सडन चेंज हो जाए। अब समस्या बेटा ये है कि कहां पर ये चेंज होता है, तो आप कहोगे सर ड्यू टू अल्टरेशन इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस में बेटा चेंज हो, अल्टर हो जाए, अल्टरेशन हो जाए, ड्यू टू अल्टरेशन, अल्टरेशन का मतलब बेटा चेंज हो जाना ना, सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन सोमैटिक सेल एंड बेटा कौन सा सेल, गैमेटिक सेल्स। ये बता बेटा तू कि सोमैटिक सेल्स और गैमेटिक सेल जानता है, सोमैटिक सेल किसे कहेंगे, नॉर्मल सेल्स बेटा सोमैटिक होते हैं, बस सेक्स सेल नहीं होने चाहिए, मतलब बेटा वो सब गैमेटिक होते हैं, ठीक है ना, जैसे स्पर्म ओवा ये सब बेटा गैमेटिक होते हैं, बाकी जितने भी नॉर्मल सेल हैं सबके सब सोमैटिक हैं। ये क्लियर है। तो ये कहां पर चेंज होना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये बेटा इसके कारण होगा। अब ये जब चेंज हुआ तो ये चेंज बेटा कैसा चेंज होना चाहिए, चेंज आएगा तो बेटा हार्मफुल यूजफुल दोनों हो सकता है। अब ध्यान से बेटा सुनिएगा, म्यूटेशन जब भी होगा कैसा हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है, यूजफुल भी हो सकता है ना, डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। लेकिन अब यहां पर बेटा स्टेटमेंट सुनिएगा, मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन आर बेटा हार्मफुल एंड रिसेसिव इन नेचर। अधिकांश बेटा जो म्यूटेशन होंगे, चेंज होंगे, जो सडन चेंज होंगे वो कैसे होंगे, वो हार्मफुल होंगे एंड क्या होंगे बेटा, रिसेसिव। अब सर यूजफुल होता होगा ना कि नहीं होता है, बेटा होता जरूर होगा, ऐसा तो है नहीं। अब होने का क्या मतलब है, इसका यूज हम कहां करेंगे, हम इसका बेटा यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। जब यूजफुल होता है तो कहां यूज करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में। जैसे अभी हम लोगों ने क्या बनाया था बेटा, नई नई वैरायटी बनाई जा रही है, तो इसी से तो बन रहा है ये, तो नई नई वैरायटी बन रही है तो यूजफुल बेटा म्यूटेशन करा के बना लिया जा रहा है। जैसे अभी आप इवोल्यूशन जब पढ़ोगे तो हम लोग बेटा वो बनाते हैं, जैसे डॉग की वैरायटी है, पिजन की वैरायटी है, अरे जितने बेटा नॉर्मली कुत्ते देखते हैं छोटे बड़े, पहले कैसे दिखते थे, एक जैसा दिखता था, अब बेटा अलग अलग वैरायटी के दिखते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ एकदम छोटे होते हैं, ऐसा तो वही है ना। तो किसके कारण हुआ, इसी म्यूटेशन कारण। अगर बेटा नेचर ने म्यूटेशन किया होता तब, नेचर म्यूटेशन करता तो मुझे लगता है बेटा 1,000 साल में ये चेंज आते, लेकिन ये म्यूटेशन किसने किया, ह्यूमंस ने किया, इंसानों ने किया। तो जब बेटा इंसान ने किया तो वो क्या किया, जल्दी जल्दी हो गया म्यूटेशन। तो जो काम नेचर का बेटा 1,000 साल में होता, वो आदमी ने क्या किया बेटा 100 साल में ही कर दिया। तो ये चेंजेज आने हैं। तो आप ये याद रखना कि सडन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म, बेटा ये मोस्ट ऑफ, यहां पे बेटा लिखेंगे मोस्ट ऑफ म्यूटेशन क्या होने हैं बेटा, मोस्ट ऑफ म्यूटेशन क्या होते हैं, ये हार्मफुल होते हैं और रिसेसिव होते हैं। और इसकी बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी 1 × 10⁻⁻5 होता है। इसका क्या मतलब होता है बेटा, लगभग 1,00,000 लोगों में किसी एक लोगों में होता है ये फ्रीक्वेंसी। इसका मीनिंग समझ नहीं आया क्या, इसका मतलब है बेटा कि ये अगर लिखा जाएगा तो 1/1,00,000 हो जाएगा ना बेटा ये, तो इतने में किसी 1,00,000 लोगों में से ये एक ही लोग को होगा, तो फ्रीक्वेंसी बेटा बहुत कम है, लेकिन है भी तो क्या है, हार्मफुल है, रिसेसिव है। अब यहां पर अगर हम लोग ये देखें, ये तो हमने क्या बता दिया बेटा, फ्रीक्वेंसी बता दिया। अरे
अब अपन लोग ये देखते हैं यहां से, आखिर जो म्यूटेशन है, एंड बेटा रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन जानते हो, रिकम्बिनेशन जानते हो कि नहीं? नहीं। क्रॉसिंग ओवर जानते हो? क्रॉसिंग ओवर जानते हो? मतलब बेटा दो जीन को बीच में क्रॉस करा दिया जाए तो नया नया कॉम्बिनेशन बन जाए, तो उसको रिकम्बिनेशन कहेंगे। अभी आप यहां समझो, यही दोनों बेटा कारण होते हैं काज फॉर वेरिएशन। किसी ऑर्गेनिज्म में कोई चेंज आने के लिए दो मेन कारण है बेटा, ये ना, ये लाइन एनसीईआरटी की है बेटा, जब आप पढ़ोगे तो ये मिलेगा। ठीक, अगर ये पूछा जाए वेरिएशन का मेन दो रीजन बेटा लिखिए, आप देखिए उसमें लिखा होगा वेरिएशन के लिए बेटा दो मेन रीजन क्या है, जहां पर पहला पैराग्राफ खत्म होगा तो वहां पर देखो म्यूटेशन और रिकम्बिनेशन होगा। मिल गया? तो क्या क्या बेटा मिला? म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन। काज फॉर किसके लिए? वेरिएशन। वेरिएशन अगर आने के लिए, क्वेश्चन बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंपटीशन के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। कौन सा फैक्टर ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर क्या जाएगा आपका? म्यूटेशन एंड रिकम्बिनेशन। क्लियर? अब बेटा आपके बुक में थोड़ा सा डिफाइन किया गया है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, हेडिंग नहीं करके बनाया गया है लेकिन डिफाइन किया गया है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। टाइप्स ऑफ बेटा म्यूटेशन, टाइप्स। पहला बेटा आपके बुक में समझाया गया है जिसको हम लोग कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ये मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी बेटा एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर से समझने की कोशिश करना भैया। पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि चेंज बेटा हो जाए लेकिन सिंगल बेस पेयर में चेंज हो। किसमें चेंज हो? सिंगल बेस पेयर में। सिंगल बेस पेयर का मतलब बेटा जैसे ऐसे समझो, ऐसे एक समझ लेते हैं GCT है, ठीक। अब ये इसका बेस पेयर बेटा CGA होता है, इसका बेस पेयर बेटा ये होता है। अभी थोड़ा सा बेटा समझने की कोशिश करना, अगर आ जाएगा समझ, आप समझ लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है। इनके बीच में बेटा दो बांड होते हैं, इनके बीच में दो बांड होते हैं, अरे सॉरी इनके बीच में तीन तीन बांड होते हैं, यहां बेटा दो बांड होते हैं। अब ये देखो, अगर केवल ऊपर वाला लिखा गया होता तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अगर इसका बेस भी बेटा इसका कंप्लीमेंट्री भी लिख दिया तो हम इसको बेस पेयर बोलते हैं। अगर मान लो किसी कारणवश बेटा यहां पर कोई चेंज हो जाए, इस जगह पर बेटा चेंज हो जाए, केवल इस जगह चेंज हो जाए, या हम कह सकते हैं कि सर यहां पर म्यूटेशन हुआ, यहां चेंज हो गया ना, कुछ भी आ गया, तो जब यहां पर चेंज आएगा तो इसका मतलब यहां भी तो आ जाएगा। तो आपने बेटा कहां पर चेंज किया? पॉइंट म्यूटेशन, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे बेटा सर चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ ए डीएनए, किसी डीएनए के बेटा सिंगल बेस पेयर में आपने चेंज किया तो पॉइंट म्यूटेशन कहलाएगा। और पॉइंट म्यूटेशन का बेटा एक बेहतरीन एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, कौन सा? सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया। अब आप बेटा इसको पन्ना पलट करके आप एनसीईआरटी पढ़ लो, जहां पर सिकल सेल एनीमिया लिखा है आगे, हाँ बेटा यहां लिखा है सिकल सेल एनीमिया, उसके नीचे देखो जहां आप हाथ रखे थे वहां पर एक कोड होगा, एक न्यूक्लियोटाइड के कोड दिए गए GGAG ना। अब बेटा जब इसमें म्यूटेशन हुआ होगा, देखो ध्यान से सुनिएगा, GAG था, इसका बेटा कंप्लीमेंट्री क्या होगा? CTC, इसके नीचे लिखा होगा ना। अब इसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो मान लो यहां पर बेटा म्यूटेशन हुआ, तो देखो ये हुआ क्या? GUG, तो G, अब यहां पर बेटा U है तो क्या हो जाएगा? AG, यही ना? नहीं बेटा सुनो, पहले हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको देखो। हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास GAG है, ये 5 प्राइम पर है, ये 3 प्राइम पर है, ये 3 प्राइम पर है, ये 5 प्राइम पर है। तो जब भी बेटा देखो, अब क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं हूं तो इसलिए मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूं,
लेकिन समझ लो पहले, ये इसको हम लोग टेम्पलेट बेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। जिसमें कहीं, जिससे हम बेटा आरएनए की कॉपी बनाते हैं, इससे हम आरएनए की कॉपी बनाएंगे। फिर से सुनो, जिससे हम बेटा नई कॉपी बनाते हैं उसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम टेम्पलेट बनाएंगे तो ये वाला चीज इसका कंप्लीमेंट्री आएगा। कंप्लीमेंट्री बेटा ये 5 प्राइम पर ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? GAG ही होगा। देखो नीचे लिखा होगा वो, लेकिन mRNA पर है। किस पर है? mRNA पर। ये बेटा पूरा एक्सप्लेन किया हूं मैं। लेकिन अब इस तरफ बेटा जाओ, यही जब चेंज आप इधर देखोगे इस तरफ, तो ये GUG हो गया होगा। mRNA पे जाओ ना बेटा, ये mRNA के इस तरफ GUG हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो कहां चेंज हुआ? ए में चेंज हुआ ना, और कहीं चेंज हुआ? अरे और कहीं चेंज हुआ बेटा? एक ही न्यूक्लियोटाइड में चेंज हुआ ना। तो इसी को आप क्या बोलते हो? पॉइंट म्यूटेशन। तो बेटा डिफिनेशन आप बता सकते हो, बोलो क्या बताओगे? चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए। सिंगल बेस पेयर ऑफ, सिंगल बेस पेयर इसलिए बोलते हैं बच्चा क्योंकि यहां चेंज होगा तो यहां अपने आप चेंज हो जाएगा, इसलिए हम बेस पेयर वर्ड यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड भी बेटा बोला जा सकता है, जहां न्यूक्लियोटाइड हो वहां न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल बेटा क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया। तो डेफिनेशन लिख डालो भैया। काहे नहीं लग रहा है ये? अभी रुक जाओ 2 मिनट। तो बेटा इसे लिख डालो जल्दी से। चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए। एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल बेटा सिकल सेल एनीमिया। अगर हम लोग इसको लिखना भी चाहें सिकल सेल एनीमिया में बेटा, तो GAG रिप्लेस्ड बाई बेटा GUG। इसको कहते हैं हम लोग ग्लूटामिक एसिड। ये रिप्लेस होकर के बेटा वैलिन बना देगा। ठीक, ये एग्जाम्पल आपको बेहतरीन एग्जाम्पल है पॉइंट म्यूटेशन का। SCA का मतलब समझ रहे ना? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, आगे बढ़े। अब आप देखो दूसरा पॉइंट है, इसको कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये थोड़ा बेटा ज्यादा खतरनाक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को अगर बेटा आपको बेहतरीन ढंग से समझना है तो चैप्टर नंबर 6 में जाना है, जहां न्यूक्लियोटाइड लिखा है वहां पहुंचिए, बुक में पहुंचिए, जहां पर बेटा जेनेटिक कोड लिखा है। जेनेटिक कोड के बगल में एक म्यूटेशन होगा, वहां पर बेटा इसको मैं आप समझाता हूं। हाँ बस यही है, बस बस वही है जहां हाथ रखे हो, बस यही है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को बेटा तुम लोग भी समझो अच्छे से क्या होता है। इसमें क्या होगा, या तो हम किसी बेस पेयर को ऐड कर दें, इंसर्ट कर दें किसी चेन में, या बेटा उस चेन में से उसको डिलीट कर दें। ठीक, इंसर्शन या डिलीशन ऑफ बेस पेयर इन अ सीक्वेंस ऑफ द डीएनए या चेन ऑफ द डीएनए। बेटा अभी तक समझ में आया? फिर से सुनो। अब मैं बेटा एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे राम हैज अ रेड कैप बेटा लिखा है, या राम हैज अ कैप ऐसा लिखा है। उसी एग्जांपल को बेटा लिखता हूं, फिर जैसा आपको समझाना होगा समझा देंगे। राम हैज कैप बेटा ये है। अब ध्यान से सुनो, ये जब जब भी बेटा ये होगा, ये तीन तीन होते हैं, इनको बेटा ट्रिपलेट नेचर बोलते हैं। कौन सा नेचर? ट्रिपलेट। ये ऐसा हो गया। अब यहां पर बेटा अगर हम आर को ऐड कर दें, किसको ऐड कर दिया? आर को इंसर्ट कर दिया एस और सी के बीच में, तो क्या हो जाएगा बच्चा बोलो? राम हैज, अब ये CA RCA हो गया, पी बेटा अलग हो गया। इसके आगे की जितनी चेन है बेटा सब गड़बड़ हो गई। इस पर तो क्वेश्चन आ चुका है बेटा कि 999 एक चेन है,
मान लो कि डीएनए की 100/999 की एक चेयर है, 900 नंबर पर उसका एक बड़ा सीक्वेंस हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो कितना आगे इफेक्टेड होगा ना। तो क्वेश्चन बेटा ऐसे ही वही वाला है ये। अब आगे बताओ, ये आपने यहां पर ऐड किया, फिर देखो राम हैज, अब यहां पर एक और वर्ड बेटा ई ऐड कर दिया, तो REC हो गया, AP बेटा बच गया ये, फिर इसके आगे की चेन गड़बड़ है। अब देखो राम हैज, बेटा अब एक डी यहां पर ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, डी, तो क्या हो जाएगा, रेड कैप। बेटा तो कहां पर अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट करते हैं एक साथ, तो इसके आगे वाला चेन देखो नहीं गड़बड़ हो रहा है, लेकिन किसी एक को इंसर्ट करते हैं या 2 को इंसर्ट करते हैं तो आगे की पूरी चेन शिफ्ट कर जाती है। इसी को बेटा क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब यही को, अब जैसे ये था, अब आप बेटा इसको डिलीट करो, इसमें डी को डिलीट करो, ई को डिलीट करो, आर को डिलीट करो, तो जब बेटा धीरे धीरे डिलीट करेंगे तो ऐसे ये कंसेप्ट बनेगा, इसका उल्टा ही बनेगा ना। तो ये किसके कारण हुआ, ड्यू टू इंसर्शन या डिलीशन ऑफ बेस पेयर इन अ बेटा सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। क्लियर है ये, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा। तो चलो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ड्यू टू इंसर्शन या बेटा डिलीशन ऑफ बेस पेयर इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अब अगर बेटा ये ऐसा है तो इसका एग्जांपल क्या कहलाएगा, इसका बेटा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसका एग्जांपल, तो एक एग्जांपल बेटा थैलेसीमिया हो जाएगा। एक एग्जांपल, इसका बेहतरीन एग्जांपल क्या हो जाएगा, ये लिखा नहीं होगा बेटा, थैलेसीमिया एग्जांपल नहीं लिखा होगा, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन ये डिफिनेशन लिखी गई है। इंसर्शन हो या डिलीशन हो बेस पेयर आप बेटा सीक्वेंस में, डीएनए के सीक्वेंस में, तो ये आपका पूरा आप लिख लीजिए, ऐसे मत लिखिएगा, पूरा लिख लीजिए, जैसे आप सीक्वेंस साफ साफ लिखते हो वैसे लिख लीजिए। अब बेटा थर्ड आ जाइए, जहां पढ़ रहे थे वहां आ जाइए। थर्ड वाला है बेटा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ये दोनों तो बेटा जीन रिलेटेड डिसऑर्डर थे, अरे बेस पेयर रिलेटेड डिसऑर्डर थे। यहां जो पढ़ने जा रहा है वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है बेटा। कौन सा डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल। इसका थर्ड कंपोनेंट है बेटा ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन, बेटा यहां पर क्रोमोसोमल का क्या मतलब, इसका मतलब क्रोमोसोम में चेंज होना है। कहां चेंज होना है बेटा, क्रोमोसोम में। अब क्रोमोसोम में कैसे हो सकता है कि मान लो कि आप ऐसे समझो, ये एक एग्जांपल बेटा मैं ले रहा हूं, जैसे ये मान लो कि ये 5वां क्रोमोसोम है, ये 5th क्रोमोसोम है, और ये अगर बेटा आपको याद हो तब की बात करता हूं मैं, पहली बात याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे सेंट्रोमियर हो, ये इसकी एक बेटा क्रोमेटिड है, ये एक है। अगर इसकी एक आर्म बेटा बड़ी हो, एक आर्म बड़ी होती है, एक आर्म छोटी होती है, तो इसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं बेटा, सब मेटासेंट्रिक। क्लियर, ऐसा हम जानते हैं। दोनों बराबर होती है तो मेटासेंट्रिक, दोनों बराबर होती है तो मेटा मतलब होता है बीच में, सेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर है। जब बेटा बीच में होता है तो क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक। अगर एक आर्म छोटी एक आर्म बड़ी है तो सब, ये 11th वाली बुक में है बेटा, सब मेटासेंट्रिक है। अब मान लो कि मैं ऐसा बेटा मानना चाह रहा हूं, ये मेरी ऐसी इच्छा है, इसकी एक आर्म बेटा डिलीट हो जाए, इसकी जो 60 आर्म है ये डिलीट हो जाए, ये 5th क्रोमोसोम है, 5th क्रोमोसोम की 60 आर्म बेटा डिलीट हो जाए। डिलीट का मतलब कि यहां से पूरी की पूरी आर्म बेटा गायब हो गई, म्यूटेशन हो गई। ठीक है,
भाई जब पूरी की पूरी आर्म बेटा गायब होगी तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसको बेटा जो एग्जाम्पल होता है उसको कहते हैं क्राइडू कैट सिंड्रोम। क्राइडू चैट सिंड्रोम, बेटा नाम सुना है? नहीं। अब चलो मैं बताता हूं इसको। जैसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं, जैसे जैसे ही पैदा होंगे उनमें बेटा एक आवाज आती है। किसके जैसे आवाज आती है? उनमें बेटा जो बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है ना, उसमें क्राइंग लाइक द बेटा कैट, तो वो म्याऊ म्याऊ बोलते हैं, उनकी आवाज ही बेटा म्याऊ म्याऊ होती है। तो इसीलिए उसका क्या नाम रखा गया? क्राइडू कैट सिंड्रोम। तो क्राइडू कैट सिंड्रोम में क्या बेटा डिलीट हो रहा है? कौन आर्म बेटा? शार्ट आर्म ऑफ द बेटा फिफ्थ क्रोमोसोम ना बेटा, लॉन्ग नहीं याद रखना है, शार्ट आर्म ऑफ द फिफ्थ क्रोमोसोम। ये किसके कारण हुआ? म्यूटेशन के कारण हुआ। अगर मान लो मैं बेटा एक और एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कोई एक ये है ऐसे, इसकी कोई एक आर्म बेटा डुप्लीकेट हो जाए। डुप्लीकेट का मतलब इसकी अपनी कॉपी बेटा इसने बना लिया, इधर नहीं बनाया लेकिन यहां पर बेटा इसने क्या कर लिया? बना लिया। तो क्या बेटा चेंज नहीं हो रहा है म्यूटेशन में? क्या क्रोमोसोम में चेंज नहीं हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। तो चेंज किसके कारण हो रहा है? यहां पे भी बेटा वही लाइन याद करना है, डिलीशन, एडिशन या डुप्लीकेशन ऑफ द क्या पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम दैट काजेज बेटा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। एग्जाम्पल बेटा इसका बेहतरीन एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, कैंसर। कैंसर बेटा क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक, एक एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, कौन सा? क्राइडू कैट सिंड्रोम। ठीक है, तो मैं इसको लिखा दे रहा हूं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल म्यूटेशन ड्यू टू, बोल दे बेटा क्या लिख दें? ड्यू टू डिलीशन या बेटा इंसर्शन या डुप्लीकेशन। अच्छा देख मजेदार बात बेटा, म्यूटेशन पूरा एक चैप्टर है, मतलब इसका टाइप बेटा म्यूटेशन पूरा चैप्टर है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने बेटा जितना दिया है मैं उतना ही डिस्कस कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो ये ड्यू टू डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ या डुप्लीकेशन ऑफ बेटा ये क्रोमोसोम। सर डिलीशन ये क्रोमोसोम क्यों कर रहे हैं? मतलब पार्ट ऑफ क्रोमोसोम लिखना चाहिए, तो मैं बेटा इसको लिख दे रहा हूं, ड्यू टू डिलीशन इंसर्शन डुप्लीकेशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम काजेज बेटा क्या? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, काजेज क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। और जो बेटा इसका एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। और मैं वो वाला बेटा एग्जाम्पल नोट करा के लिखा दे रहा हूं, क्राइडू कैट बेटा सिंड्रोम। देखो जनरली बेटा ये अब तो नहीं रहा, सिलेबस में जल्दी नहीं पूछा जाता है, ये पूछा अभी जो इधर 4-6 साल में बेटा ये पूछा नहीं गया है, ठीक है ना। 4-6 साल नीट में पूछा नहीं है, लेकिन आप जानते रहिएगा, छोटा सा पॉइंट है तो कभी भी दोहरा सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इनमें क्या होगा बेटा? डिलीशन ऑफ, बोलो, शार्ट आर्म ऑफ कौन सी क्रोमोसोम बेटा? फिफ्थ क्रोमोसोम, ठीक है ना। अगर सिम्टम कहा जाए तो सिम्टम बेटा लक्षण क्या आ जाएगा कि जो बेबी होगा वो किसके जैसा होगा? क्राइंग लाइक द बेटा हाँ कैट। ठीक है, तो म्यूटेशन बेटा मैंने यहां पर कंप्लीट कर दिया है। अब आप बेटा क्वेश्चन लगा दीजिए जल्दी से। अब हम लोग क्वेश्चन बेटा पढ़ लेते हैं उसका वाला, कौन सा था? हीमोफीलिया से रिलेटेड और हाँ लगा दीजिए,
हीमोफीलिया से और क्या क्या बता रहे थे, कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, ठीक ना। अब आप ये चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस ये तुरंत मैं इसको डिस्कस कर दूं। बाकी इसमें बेटा सारी चीज मैं पढ़ा चुका हूं ना। अब नेक्स्ट डे में जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां से बेटा आसानी से और बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, या कोई ऐसा चीज ना समझ में आए आप पूछ लीजिए। रुक जाओ और ले लो तुम ले लो यहाँ सर। अरे सर को ही दे दो यार, काहे ले नहीं रहा है ये। हम्म? कब से ही परेशान कर रहा है ये। हाँ? कलर ब्लाइंडनेस। हम्म? ट्यूशन कहाँ, यहाँ है ना। हाँ ठीक है। चलो बेटा इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या हम लोग बेटा इसको सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, सॉल्व होगा तो क्या जाता है, ट्राई करने में क्या जाता है ना। पहले पहले तुम बेटा ध्यान से सुनो, पहले सुन लो, सॉल्व करने का तरीका बेटा सीख लो, सुन लो फिर लिख लेना। सबसे पहले तुम बेटा जीनोटाइप लिखना रखना सीखो, ठीक ना। तो जैसे अब मेल है, मेल मतलब कि अगर बेटा हम ये मेल लिख लिए, या थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहां बेटा मैंने लिखा मेल, ठीक। तो मेल को अब बेटा क्या लिखोगे, एक्स वाई लिखोगे, ऐसा मान लेते हैं। कुछ लिखा है नहीं लिखा है हमको पता नहीं है। मेल है बेटा हैज कलर ब्लाइंड मदर, दिस मेल मैरिज विथ अ नॉर्मल फीमेल। इसका मतलब बेटा कि इनका जो क्रॉस होगा वो किससे होगा, नॉर्मल फीमेल से। नॉर्मल फीमेल का मतलब बेटा एक्स एक्स ना, यही है नॉर्मल फीमेल। हुज मदर इज आल्सो कलर ब्लाइंड, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर टू बी बेटा कलर ब्लाइंड। अब देखो कुछ पता नहीं है, लेकिन ये दो चीज तो अपने को पता है। अब आगे चलते हैं। मेल हैज कलर ब्लाइंड मदर, इसका मतलब कि इसकी माता जी बेटा क्या है, कलर ब्लाइंड। तो हम यहां लिख लें, इसके ऊपर बेटा लिख लें इसकी मदर। मदर कैसी है, ये बेटा कलर ब्लाइंड है, ऐसे हो जाता है। एक्स पर सी जी ने, ये कलर ब्लाइंड हो गया। अब बताओ कि माता से बेटा एक करेक्टर, एक एक्स तो आएगा ही आएगा, मेल में आएगा ना एक करेक्टर, कि नहीं आएगा। इसका मतलब अगर हम मान लो बेटा कि ये वाला लेके आते हैं, कोई एक लेके आते हैं, तो ये एक्स सी हो जाएगा। कोई डाउट बेटा यहां आ रहा है ना। फिर से सुनो, मेल हैज बेटा कलर ब्लाइंड मदर। अभी हमको कुछ नहीं पता था, हमने पहले कैसे शुरुआत करी बताओ। हम यहां बेटा मेल को देख लिए, फीमेल को देख लिए, क्लियर। अब इसकी मदर बेटा कैसी है, कलर ब्लाइंड। तो मैंने यहां पर लिख दिया मदर, वो भी बेटा क्या है, कलर ब्लाइंड है। बताना बच्चा, कोई दिक्कत यहां तक। नॉर्मल फीमेल हुज मदर इज आल्सो कलर ब्लाइंड, इसकी भी माता जी बेटा इफेक्टेड है। मतलब कि यहां पर लिखा मदर, ये मदर साइड का है बेटा, ये फीमेल साइड का, इसकी भी मदर कैसी है, कलर ब्लाइंड। तो यहां पर बेटा दो कंडीशन हो सकती है। अरे दो में से एक ही एक्स आएगा, अरे एक एक्स बेटा मेल में चला जाता है ना,
तो दो में से एक ही एक्स आएगा, दोनों तो नहीं आएगा। इसका मतलब बेटा अगर दो में से एक लिख लिया तो ये हो गया, यही हुआ ना। सवाल समझ में आ रहा है। अब इसका जीनोटाइप बना लेंगे। कितने गैमीट बनेंगे बेटा? दो। कैसे? बस केवल ऐसे लिख देना है यार बेटा, एक्स सी वाई लिख देना है। यहां क्या लिख देना है? एक्स और एक्स सी लिख देना है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये इफेक्टेड। अब देखो बेटा, ये इसके फादर के बारे में कुछ लिखा है बेटा? अब हमारी बात सुनिए, ये अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल बेटा कैसे हो सकती है? नॉर्मल, ये जो नॉर्मल है या तो ये एक्स एक्स होगी या तो बेटा एक्स सी एक्स एक्स नॉर्मल होगी, यही तो नॉर्मल होगी ना बेटा। ऐसे तो नॉर्मल नहीं देखा हमने, ये तो कलर ब्लाइंड हो जाएगी। तो अपने को देखिए लिखा क्या है? नॉर्मल। तो मैं इसको हटा दूं। अब आप क्या करोगे? दो गैमेट बेटा इसका बना लो, एक चेकर बोर्ड छोटा सा बन जाएगा। अरे एक चेकर बोर्ड छोटा सा बनेगा। बोलो क्या बनेगा बेटा? बोलो। यहां क्या लिखें? ये वाला पहले लिख लें, एक्स सी वाई लिख दिया। यहां क्या बेटा? एक्स एक्स सी लिख दिया। कोई दिक्कत? यहां बोलो क्या लिखें? एक्स एक्स सी, यहां एक्स सी, यहां बेटा एक्स वाई, यहां एक्स सी वाई, यही ना? सही लिखे हैं ना? बताओ, ये फीमेल है कि मेल? ये फीमेल है कि मेल? ये नॉर्मल है कि नहीं? कैरियर मतलब बेटा नॉर्मल ही है ना, ये नॉर्मल है। हम ये अभी यहां बेटा लिख दे रहे हैं नॉर्मल बट हेट्रोजाइगस, राइट। लेकिन ये कलर ब्लाइंड है। ये फीमेल बेटा कैसी है? ये कलर ब्लाइंड है। लेकिन मेल क्या है बेटा? ये नॉर्मल। ये क्या है? कलर ब्लाइंड। ये कलर ब्लाइंड मेल होगा ना। मुंडी हिलाते रहो बेटा, समझ तभी आएगा। अब आप मुझे बताओ कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ अदर सॉरी देयर डाटर टू बी कलर ब्लाइंड। अब हम किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं? केवल डाटर के बारे में। तो डाटर, यहां पर बेटा डॉटर, अरे क्या लिख रहे हैं? डाटर टू बी बेटा कलर ब्लाइंड। डाटर का परसेंटेज बताओ। हम यहां कितना लिखें? डाटर हमारे पास बेटा एक है कि दो हैं कि चार हैं? दो हैं। डाटर तो दो ही है, ठीक। तो हम कितना लिखें सर? यहां दो लिखें कि चार लिखें? जाओ भैया देख लो। तो बेटा यहां पर क्या लिखें? 1/2 इंटू क्या लिखेंगे? 100। तो ये कितना हो जाएगा? ये बेटा 1/2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हम डाटर में से देखेंगे। आपसे केवल किसके बारे में पूछ रहा है? डाटर के बारे में। तो क्या लिखेंगे? डाटर। क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया? आप इसको अगर उतारना हो तो उतार लीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक आध दो सवाल बेटा और कराएंगे। अब एक जानते रहेंगे, नोट किए रहेंगे, तो दूसरा अपने आप लगा लेंगे। चलिए बेटा एक और क्वेश्चन है, देखिए। कलर ब्लाइंड मेल मैरिज बेटा इसमें है कि नहीं पता नहीं। देखो कंपटीशन में बेटा तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मोबाइल लिए तो बेटा स्क्रीन शॉट ले लो ना, सट्टे से खत्म हो जाए। तो हो गया ना। आगे बेटा दूसरा क्वेश्चन। हटाए बच्चा।
ये तो थ्योरी हो गया जो कल समझाया था, ये बेटा हाँ देखो इसको, सॉल्व करने का तरीका बेटा मैंने एकदम एक्सप्लेन कर दिया है, बस उसी तरीके को आजमाओ और बताओ इसका आंसर। फादर इज कलर ब्लाइंड बट मदर इज होमोजाइगस नॉर्मल। हाँ ठीक है। हाँ पता नहीं बेटा कैसे, चलो आंसर नहीं पता है मुझे बट देख लेते हैं। आंसर शायद बेटा 50% ही आएगा, 50 ही आएगा क्योंकि देखने में लग रहा है 50। ठीक है चलो बेटे क्या लिखा जाए भैया, ये पहले हम सिंबल लिख लें। सिंबल बेटा मेल का लिख लिया जाए और ये फीमेल का लिख लिया जाए। मेल बेटा कैसा है, कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड है मतलब बेटा एक्सेसिव आई होगा। अरे लिखा ही है बेटा कलर ब्लाइंड मेल ना। मैरी विथ फीमेल, फीमेल बेटा एक्स लिख दें हम, हमको तो पता नहीं बेटा ये कैसी है, नहीं कुछ है तो बेटा नॉर्मल लिख लेते हैं, या हम अगर बेटा बहुत खुश हुए तो हेटेरोजाइगस लिख लेंगे। लिखने का यही तरीका हो सकता है ना बेटा। भाई हमको तो दिया नहीं है ये क्या लिखना है, कि दिया है नहीं, तो केवल फीमेल लिख दिया। हुज फादर इज बेटा कलर ब्लाइंड। अब इसके जो पिताजी थे बेटा ये कैसे हैं, फादर, फादर कलर ब्लाइंड है। इसका मतलब फादर मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई बेटा होगा, ये कलर ब्लाइंड है भाई, ये कैसे हैं, कलर ब्लाइंड है। बट मदर इज बेटा होमोजाइगस। अरे मदर कैसी है, एक साथ दोनों दे दिया। मदर बेटा ये होमोजाइगस है, एक्स है होमोजाइगस, उसके बाद बेटा नॉर्मल भी लिखा है इसीलिए मैंने एक्स लिखा है, यही ना। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ देयर डॉटर टू बी कलर ब्लाइंडनेस। क्या करना चाहेंगे बेटा, पहले इस फादर से बेटा एक एक्स आएगा, सही है। इसका मतलब ये वाला नहीं हो सकता, एक फादर से बेटा एक करेक्टर तो आएगा या एक एक्स आएगा ही आएगा ना। इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। अब देखो मदर है, मदर से बेटा एक एक्स आएगा ही आएगा, नहीं आएगा। एक मदर से करेक्टर आएगा, एक फादर से आया। तो आप मुझे बताओ बेटा कि इसका सिंबल अपने को अगर लिखना भी है तो क्या लिखा जाए, तो केवल और इसको हटा दें तो सिंबल बेटा क्या बन जाएगा, एक्स, एक्स सी बन जाएगा। अब गैमिड बन गया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन बेटा खत्म। अब ऐसे देखो x के साथ x का बेटा कॉम्बिनेशन हुआ, इस x के साथ इस x का कॉम्बिनेशन हुआ, तो एक तो नॉर्मल x बनी, एक बेटा कलर ब्लाइंड बन गई। तो दो में से एक है, मतलब 50% हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे, छोड़ दें कि करके दिखा दें, हो जाएगा ना। आगे चलो बेटा तीसरा क्वेश्चन, ये बताओ बेटा, सेम क्वेश्चन है, जहां बेटा एक्ससी था वहां एक्सएच लिख दो ऊपर, जहां एक्ससी था वहीं एक्सएच लिख दो। पहले आप रखो सिंबल, रखो सिंबल, रखो बेटा हीमोफिलिक मेल मैरिज विथ अ नॉर्मल फीमेल हुज फादर इज आल्सो हीमोफिलिक, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ देयर सन टू बी हीमोफिलिक। सब 50% ही तो आ रहा है, पता नहीं क्या है, देख लो। अच्छा इसको देखो, पहले सिंबल बेटा मेल का रख दें, मेल का सिंबल रख दें। ये कैसा है, ये हीमोफिलिक है, एक्स एच वाई बेटा लिख दिया। इसका क्रॉस किससे करो बेटा बोलो, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल का मतलब कि एक्स एक्स बेटा हो जाएगा। हुज फादर इज आल्सो हीमोफिलिक, अब इसके बेटा पिताजी को लिख लो,
फादर बेटा क्या हो जाएगा बोलो बच्चा, एक्स एच वाई। तो इसका मतलब बेटा कि एक एक्स बेटा इससे आ सकता है इसमें कि नहीं आ सकता, एक एक्स तो आएगा ही आएगा ना। तो इसका मतलब बेटा ये एक्स एच हो जाएगा, होगा। अब ज्योमेट्रिक फॉर्म में लेके जाओ, एक्स एच वाई एक्स एक्स एच बेटा, कोई दिक्कत है भी यहां तक। फादर से एक गैमेट बेटा मदर में आएगा ना। अब इसका क्या बनाओगे, चेकर बोर्ड बनाओगे। चलो बोलो बेटा चेकर बोर्ड में क्या लिखे हैं, एक्स एच वाई, फिर बेटा क्या एक्स एक्स एच, कोई दिक्कत, यहां बोलो एक्स एक्स एच एक्स एच एक्स एच बेटा एक्स वाई एक्स एच वाई। तो अब देखो इसके किसके बारे में पूछ रहा है, सन के बारे में। तो सन बेटा ये दोनों नीचे वाले हैं, ये भाई साहब नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं और ये हीमोफिलिक दिखाई दे रहा है। तो सन का बेटा अगर परसेंटेज पूछा जाए तो क्या लिखेंगे सर, 1/2 इंटू कितना 100, कितना परसेंट बेटा ये 50%। कैसे पता आपको बेटा, केवल सन में पूछा है ना। ठीक है, 3 सवाल हो गया बेटा, 2 और बचा है, ठीक है ना, उसको भी देख लो आप जल्दी जल्दी। भेज देंगे, आगे बढ़े बेटा। ये बताओ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है बेटा, ये थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है अलग ना। कलर ब्लाइंड मेल इज आल्सो अ कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, मतलब एक साथ 2 डिजीज है, एक साथ 2 डिसीज है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हर गैमेट, हर नहीं होना चाहिए बेटा, हिज होना चाहिए। हर कैसे होगी होगा तो हिज होगा ना, हिज गैमेट कंटेनिंग डिफेक्टिव एलील्स ऑफ बोथ डिसीज। अब बताना तो क्या करना चाहेगा बेटा तू, पहले मेल लिख लेते हैं। इसमें क्रॉस तो कहीं लिखा नहीं है कि क्रॉस करना है, हमने लिखा है कहीं क्रॉस नहीं करना है बेटा, केवल गैमेट लिखना है। और गैमेट लिखना आप बहुत अच्छे से जानते हो यार, इतना पढ़ा डाला था मैंने। कलर ब्लाइंड मेल, तो आप सबसे पहले बेटा मेल लिखो, तो आप XCY लिख लो, ये कलर ब्लाइंड मेल हो गया, हो गया ना। दूसरा बेटा बगल में पड़ोसी में लिख दो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बेटा जब भी लिखा जाएगा बच्चा, तो ये देखो आप ऐसे समझो, जब ये हीमोग्लोबिन ए और HbA बेटा ये लिखा जाता है तो इसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन बोलते हैं। थोड़ा बेटा ध्यान देना, ये नॉर्मल है। ये HbA HbS ये बेटा सिकल सेल ट्रेट होता है, ये हेट्रोजाइगस होता है। और एक होता है HbS HbS, ये बेटा सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक। और मैंने एक स्टेटमेंट बेटा बताया था कि ये दुनिया में ये लोग नहीं पाए जाते हैं, मतलब बर्थ के समय ही मर जाते हैं ये सब। तो जो भाई दिखेंगे बेटा वो कौन दिखेंगे, ये दिखेंगे। फिर भी अगर लिखा है बेटा, जो लिखा है वो हम लिखेंगे। हमको तो भाई जो सवाल पूछने से मतलब है, मर जाए चाहे जी रहे, हमसे क्या मतलब है, हमको तो अपने 4 नंबर से मतलब है ना, ठीक ना। तो कैसे हम करेंगे, तो फिलहाल बेटा हम लोग कर रहे हैं कि ये कैरियर लिखा है बेटा, तो यही वाला तो कैरियर है, ये वाला है कैरियर, ऊपर वाला कैरियर है। तो कैरियर है तो बेटा क्या लिखेंगे, HbA HbS लिखेंगे, सही है। अब ये बताओ, ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस, बेटा दोनों अलग अलग है तो हेट्रो जाएगा, वैसे ये हेमीजाइगस है। फिर भी बेटा आप देखो, दो जब अलग अलग होते हैं एलील तो इसको हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते हैं। तो जब हेट्रोजाइगस है तो किसी एक का बेटा परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1/2। कितना हो जाएगा, 1/2, किसी एक का 2 गैमेट बेटा बनेगा। सुनो, XC है और ये Y है, तो इसका परसेंटेज बेटा कितना होगा, 1/2। इसका परसेंटेज बेटा कितना होगा, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी ना बेटा। कैसे पता बेटा, जब 2 में से 2 ही है तो 2 में से एक ही है, एक ही है तो आधा आधा ही हुआ, प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही होगा ना, कि डाउट है अभी। चलो, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2 हो गई, ये भी तो हेट्रोजाइगस ही है।
अगर ये भी हेटेरोजाइगस है तो इंटू 1/2 करोगे कि नहीं करोगे? तो बोल बेटा कितना हो जाएगा 1/4, तो इसकी 1/4 प्रोबेबिलिटी हुई, इंटू बेटा 100 कर दो तो कितना परसेंट? 25% आ जाएगा। तो क्या इसमें आपको कहीं क्रॉस करना था? बेटा गैमीट ही तो बनाया ना, तो आपने क्या पूछा? डिफेक्टिव एलील जिसके पास बेटा दोनों डिजीज हो, तो कितने हैं? 25% लोग ऐसे हैं जिसमें दोनों एलील होंगे। ठीक सेम बेटा टाइप का क्वेश्चन है, जहां मेल लिखा है वहां बेटा केवल फीमेल लिख के समझा रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एकदम समझने की कोशिश करिएगा, जहां मेल लिखा है बस वहां पर फीमेल है। आप बताइएगा, ये आ गया बेटा? ये हाँ, फिफ्टी परसेंट हो जाएगा। कैसे बेटा? हाँ, मतलब बेटा क्या, आप देखो जैसे ये फीमेल है तो फीमेल बेटा एक्ससी कलर ब्लाइंड है तो ऐसे रह जाएगा, यही ना। सिकल सेल एनीमिया में क्या लिखोगे बच्चा? HbA और HbS लिखोगे, तो ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस? बट अब एक जैसा है तो होमोजाइगस, जब होमोजाइगस होता है तो 1/1 लिखा जाता है। इसका क्या है? हेटेरोजाइगस इंटू बेटा 1/2, तो 1/2 हो गया इंटू 50%, और सॉरी इंटू 100, कितना हो जाएगा? 50%। कोई दिक्कत बेटा यहां? तो ये एक सवाल इस टाइप का हो गया। क्लियर है? ये जहां मेल था वहां बेटा हमने फीमेल करके पूछ लिया आपसे। और एक अंतिम सवाल ये आप बताइए, फिर इसके बाद बेटा छोड़ दिया जाए क्लास। पीछे वाले के जैसा है, पीछे वाले का जैसा है, बट बेटा आपको डायरेक्ट आंसर देना है, बिना सॉल्व किए देना है। थोड़ा सोचो और आंसर बिना बिना बेटा बिना देखे बताओ। है ऐसा कोई तरीका अपने पास? इस क्वेश्चन में बेटा कोई तरीका है बच्चा जो बिना सॉल्व किया जाए? होता जरूर है बेटा, हम पकड़ नहीं पाते हैं, होता जरूर है। 50%? इसका आंसर मैं पहले बता दे रहा हूं, इसका आंसर बेटा 0% है। अब बताओ, मुझे आइडिया है बेटा ये 0% है, बस केवल एक वर्ड लिखा है जिसको हमने पकड़ा है, इसलिए मैं इसका आंसर केवल 0% बोल रहा हूं। अब होगा क्या आप बता, निकाल के बताओ। ट्राई करो एक बार, कॉपी पे रफ पे कर लो, रफ कहीं कर लो, देखो एक बार ट्राई कर लो। आंसर बेटा 0 ही आएगा। कैसे? हाँ, हाँ, बेटा सुनो, देखो इस क्वेश्चन में केवल एक वर्ड लिखा था जो मैंने पढ़ा था, अब मैं वही आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं भी सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट आप जानने की कोशिश करो। ये लिखा है बेटा नॉर्मल मेल। जब कल के स्टेटमेंट को बेटा याद करो, मैंने ये कहा था कि अगर मेल नॉर्मल होगा तो डॉक्टर नॉर्मल या कैरियर ही होगी। तो बेटा अगर नॉर्मल या कैरियर की बात करें तो डॉक्टर टू भी कलर ब्लाइंड है, मतलब सीधी सी बात है बेटा कलर ब्लाइंड नहीं होगी। नहीं आया समझ में? तो क्या इसे सॉल्व करने की जरूरत थी? हम सॉल्व करके दिखाएंगे, लेकिन बेटा जरूरत नहीं थी। फिर से सुनो, अगर बेटा मेल
फादर नॉर्मल है तो डॉटर नॉर्मल होगी ही होगी। फिर से बताओ, अगर मैंने कहा कि अगर मदर इफेक्टेड है, मदर डिजीज है, तो जितने सन हैं सब बेटा इफेक्टेड होंगे। ये बोला था कल के स्टेटमेंट में, लिखाया भी हूं, ऐसा नहीं लिखाया भी हूं। लेकिन बेटा देखो, मैं इस क्वेश्चन को, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं इस क्वेश्चन को केवल इतना पढ़ा हूं, ये लिखा है, बाकी ये लिखा था, तो मैं मान लिया कि ये 0 हो जाएगा। और आप भी बेटा ऐसे तरीका लगा सकते हो। फिलहाल आइए सॉल्व करते हैं। नॉर्मल मेल है, नॉर्मल मेल का मतलब बेटा कि ऐसे लिख लिया जाए, एक्स वाई हो गया, नॉर्मल मेल है ना बच्चा। द मेल मैरिज विथ ए नॉर्मल फीमेल, मतलब इसकी शादी बेटा ये नॉर्मल फीमेल से कराई गई, विथ ए नॉर्मल फीमेल हुज फादर इज कलर ब्लाइंड। बेटा आप चलो, इसके पिताजी भी कलर ब्लाइंड है, इसके भी पिताजी भी कलर ब्लाइंड है, यही ना। तो मेल का फादर, थोड़ा सा नीचे बेटा लिख लूं क्या, क्योंकि ऊपर हो गया है ना ये। तो देखो ये मेल है, ये एक्स वाई है, ये फीमेल है एक्स एक्स है। इसके फादर बेटा कैसे है बच्चा, कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड का मतलब एक्स सी वाई। इसके भी फादर हैं क्या, इस फीमेल के भी फादर कैसे हैं, कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड का मतलब बेटा एक्स सी वाई। तो देख बच्चा, इसमें वाई तो नहीं आएगा ना, आएगा कौन, इसका मतलब कि यहां से जो आएगा बेटा एक्स सी आ गया, ये हो गया, एक तो नॉर्मल ही रहेगा। हाँ मदर बेटा होती तो आते, जैसे इसकी मदर भी अफेक्टेड होती तो बेटा ये आ जाता, ऐसा तो हमसे कहा नहीं है, हम कहीं के लिए दिमाग लगाएं। फादर है, फादर से बेटा एक्स तो यहां से क्या हो सकता, आ सकता है क्या बेटा, यहां से, अब यहां से तो वाई आएगा ना बेटा ये, अरे फादर से वाई ही आएगा ना, एक्स तो आएगा नहीं। एक्स दो किसके पास है, मदर के पास, फादर से बेटा वाई आया, यही है। अब बताओ क्या गैमेट बन गया बेटा, एक्स एक्स वाई हो गया, यहां क्या हो गया, एक्स एक्स सी हो गया। अब बना ले बच्चा, बोलो क्या लिखेंगे, एक्स वाई एक्स एक्स सी, बोलो एक्स 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 सी एक्स वाई एक्स सी वाई बेटा, सही है। हाँ अब इसमें देखो दोनों नॉर्मल हैं, इसको बच्चा तू क्या बोलेगा, नॉर्मल ही तो बोलेगा ना। कैरियर पूछता तब बेटा 1/2, कैरियर पूछता तो 1 लगाते। बेटा हमसे क्या पूछ रहा है बेटा, कलर ब्लाइंड, तो कोई कलर ब्लाइंड हमें फीमेल दिखी, कलर ब्लाइंड डॉटर बेटा कितनी हो जाएगी, कलर ब्लाइंड डॉटर यहां पर बेटा 0% हो जाएगा, ठीक। कलर ब्लाइंड यहां पर क्या हो जाएगा 0%, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। ये चैप्टर बेटा आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग कल के डे में बेटा न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, एमबीआई। एमबीआई मतलब कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देख बेटा 2 चैप्टर आपके बड़े काफी बड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे जेनेटिक्स था बेटा लगभग 23-24 लेक्चर लग गया है, तो ऐसे बेटा एमबीआई में भी 23-24-25 लेक्चर बेटा लगेगा उसमें, ठीक है ना। तो उसको धैर्य नहीं खोना है, धीरे धीरे पढ़ेंगे। और क्योंकि बेटा कंसेप्ट बहुत है एमबीआई में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बेटा कंसेप्ट बहुत है ना, तो वो आप चीजें जब समझ के आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा वो। नहीं बेटा इधर पीछे पूरा पढ़ा चुके हैं, हाँ इधर पीछे का पूरा पढ़ा चुके हैं। अब आप मतलब कि वो अगर नई वाली एनसीईआरटी देखेंगे तो 5वां चैप्टर होगा, पुरानी देखेंगे तो 6वां चैप्टर होगा। तो एमबीआई बेटा आप सीखेंगे तो इसमें धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, मतलब कि थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। कुछ चीजें बेटा जब समझेंगे तो धीरे धीरे हम लोग इसमें, ये नहीं कि सर कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं लिखी रहेगी या कुछ चीजें लिखी रहेंगी, तो इसमें धैर्य बेटा नहीं खोना है। तो ये 25 के आसपास लेक्चर जाता है, ये लगभग बेटा 25 लेक्चर के आसपास जाएगा एमबीआई, ठीक है ना। तो आराम से पढ़िए, सीखिए, फिर बेटा इन दोनों का क्वेश्चन कराएंगे। अभी आप, क्योंकि अभी उसका भी क्वेश्चन कराना था, इसके पहले वाला, इसका भी क्वेश्चन कराना है, और रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबका क्वेश्चन बेटा भी कराना है, बाकी है। जो पीवाईक्यू है वो कराना है, जो और क्वेश्चन है वो कराएंगे। बट बेटा अभी हमें क्या पढ़ना है, पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे एमबीआई के लिए, ठीक है ना। बाकी जो रिवाइज कराना है बेटा आगे कराएंगे बाद में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी।
चलो थैंक यू, ऑफ कर दो वीडियो। मतलब देखो, जैसे मैं मेरा कहना ये